जब कोई प्रैक्टिस या अभ्यास की बात करता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद कोई म्यूजिशियन या कोई एथलीट। हाँ, कोई गिटार बजा रहा है या कोई टेनिस प्लेयर नेट पर पसीना बहा रहा है। पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कीबोर्ड पर बैठकर प्रैक्टिस कर रहा हो? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। बिल्कुल। और आज हम जिस किताब के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं वो यही चौंकाने वाली बात कहती है। आमतौर पर हम कोडिंग को एक दिमागी कसरत मानते हैं, है ना? हाँ, एक मेंटल एक्टिविटी। लेकिन ये सोर्स इसकी तुलना मार्शल आर्ट और संगीत से करता है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि प्रोग्रामिंग को तलवारबाजी या सितार बजाने जैसे शारीरिक अनुशासन से क्यों जोड़ा जा रहा है। और एक प्रोग्रामर के लिए प्रैक्टिस का मतलब असल में है क्या? एग्जैक्टली। और इसकी जरूरत अचानक इतनी क्यों बढ़ गई, इसकी जड़ तक जाने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। अच्छा। याद है वो पहला प्रोग्राम जो लगभग हर कोडर लिखता है, हेलो वर्ल्ड? हाँ, वो तो एक रस्म की तरह है। ये साबित करने का तरीका कि हाँ, मैंने एक नई भाषा में कोड लिखकर चला लिया है। इस किताब के लेखक भी अपने शुरुआती दिनों को याद करते हैं जब SQINTs जैसे कंप्यूटर पर छोटी छोटी चीजें करना भी बहुत बड़ी बात लगती थी। और वो दौर आज से बहुत बहुत अलग था। टेक्नोलॉजी में जो बदलाव आया है उसे समझे बिना हम आज की बात नहीं समझ सकते। लेखक एक मशीन का जिक्र करते हैं जिस पर उन्होंने काम किया था, PDP-81। PDP-81। हाँ, और वो मशीन एक रेफ्रिजरेटर के साइज की थी। एक मिनट, क्या मतलब ऑफिस में कोड लिखने के लिए एक फ्रिज जितनी बड़ी मशीन? हाँ, बिल्कुल। आज तो यकीन करना मुश्किल है। और उस फ्रिज जितनी बड़ी मशीन में मेमोरी कितनी थी, अंदाजा लगाइए। कुछ मेगाबाइट? सिर्फ 4096 वर्ड्स, जो आज के हिसाब से कुछ किलोबाइट हुए। बस। अब इसकी तुलना आज के एक आम मैकबुक प्रो से करते हैं। उसमें 8 GB रैम होती है, जो उस पुरानी मशीन से आप सोचिए 16 मिलियन गुना ज्यादा है। 16 मिलियन। और स्टोरेज 8000 गुना ज्यादा। और कीमत तो 25 गुना कम है। ये तो हिसाब लगाना भी मुश्किल है। ये तो अंतर है ना, ये मामूली नहीं है। हम यहाँ 10 की घात 22 यानी 22 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड के अंतर की बात कर रहे हैं। 10 की घात 22। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हम पृथ्वी से हमारे सबसे करीबी तारे अल्फा सेंटोरी की दूरी नाप रहे हैं। ठीक है। और उस दूरी को नापने के लिए हम इंच या किलोमीटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि एंगस्ट्रॉम का कर रहे हैं, जिससे एक परमाणु का आकार नापा जाता है। मतलब ये बेतुका है। ये इतना बड़ा, इतना बेतुका अंतर है। टेक्नोलॉजी में आया उछाल बस इतना ही बड़ा है। ये बात मुझे थोड़ी हैरान कर रही है। एक तरफ हार्डवेयर इतना बदल गया, इतना शक्तिशाली हो गया, लेकिन दूसरी तरफ प्रोग्रामिंग की जो बुनियाद है, इफ स्टेटमेंट, लूप्स, वेरिएबल बनाना, वो तो वही है। वो तो आज भी वही है जो 60 के दशक में थी। तो अगर कोड के मूल सिद्धांत नहीं बदले तो फिर आज प्रोग्रामिंग इतनी अलग क्यों महसूस होती है? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। हार्डवेयर तेज हो गया, ठीक है, पर उससे एक डेवलपर के काम करने का तरीका इतना कैसे बदल गया? जो चीज बदली है ना, वो है रफ्तार। और यहीं पर एक बहुत जरूरी आइडिया आता है, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम। इसका सीधा सा मतलब है कोड में एक बदलाव करने से लेकर उसका नतीजा देखने तक लगने वाला समय। अच्छा, मतलब मैंने कोड लिखा, रन बटन दबाया और कितनी देर में मुझे स्क्रीन पर कुछ दिखा? एग्जैक्टली। 60 के दशक में ये टर्न अराउंड टाइम 1 या 2 दिन का हो सकता था। 1 या 2 दिन? हाँ, आप अपना कोड पंच कार्ड पर देते थे और अगले दिन आकर नतीजा देखते थे। 90 के दशक में भी, जब मैं अपने करियर की शुरुआत कर रही थी, बड़े प्रोजेक्ट्स को कंपाइल होने में 45 मिनट या 1 घंटा लग जाता था। बाप रे। आप कोड में एक छोटी सी लाइन बदलते थे और फिर कॉफी पीने चले जाते थे, क्योंकि पता था कि नतीजा देखने में बहुत टाइम लगेगा। हाँ, मैंने भी ये कहानियां सुनी हैं। एक छोटा सा कॉमा भूल गए और 45 मिनट बाद पता चला। सही। आज तो ये सोचना भी अजीब लगता है। इस किताब में फिटनेस नाम के एक जावा प्रोजेक्ट का उदाहरण है जिसमें 64,000 लाइन का कोड है। उसका पूरा बिल्ड सारे टेस्ट के साथ 4 मिनट से भी कम में हो जाता है। कंपाइल तो बस पलक झपकते ही हो जाता है। और यही सारा खेल बदल जाता है जब इंतजार का समय लगभग खत्म हो गया। तो प्रोग्रामर अब कोड टेस्ट लूप को 1 मिनट में कई बार चला सकता है। कोड की एक लाइन लिखो, टेस्ट करो, दूसरी लिखो, फिर टेस्ट करो। अच्छा, ये जो तेजी है, इसने प्रोग्रामिंग को एक दिमागी काम से ज्यादा एक परफॉर्मेंस बना दिया है। परफॉर्मेंस, ये दिलचस्प है। मतलब जैसे कोई संगीतकार स्टेज पर परफॉर्म करता है। हाँ, कुछ वैसा ही। अब वो मार्शल आर्ट वाली तुलना एकदम सटीक बैठती है। कैसे? जब एक मार्शल आर्टिस्ट लड़ रहा होता है तो उसके पास हर मूव के बारे में सोचने का वक्त नहीं होता। उसे पता नहीं होता कि सामने वाला अगला पंच कहाँ मारेगा। सही बात है।
शरीर को खुद ब खुद बिना सोचे समझे सही तरीके से रिएक्ट करना होता है, जबकि उसका दिमाग बड़ी रणनीति पर काम कर रहा होता है। दुश्मन की कमजोरी क्या है, अगला बड़ा मूव क्या होना चाहिए। मतलब छोटी छोटी हरकतें आदत बन जाती हैं और दिमाग बड़ी पिक्चर पर फोकस करता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह जब कोड टेस्ट लूप इतना तेज है तो प्रोग्रामर के पास हर छोटे सिंटैक्स या कमांड के बारे में सोचने का समय नहीं है। उसकी उंगलियों को कीबोर्ड पर खुद चलना चाहिए। दिमाग बड़ी समस्या को सुलझाने में लगा हो और हाथ अपने आप सही कोड लिखते जाएं। ये तालमेल। हाँ, ये तालमेल सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से आता है। ये मसल मेमोरी का खेल बन जाता है। ये कमाल की बात है, लेकिन ये होगा कैसे? मतलब एक संगीतकार तो रियाज करता है, एक एथलीट मैदान पर पसीना बहाता है, एक प्रोग्रामर कहाँ जाकर ये अभ्यास करेगा? यहीं पर कोडिंग डोजो का आइडिया आता है। डोजो एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है ट्रेनिंग हॉल, जहां मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की जाती है। प्रोग्रामिंग की दुनिया में भी इसी आइडिया को अपनाया गया है। अच्छा। लेखक अपने पहले कोडिंग डोजो का अनुभव बताते हैं, जहां उन्होंने द बोलिंग गेम काटा नाम की एक एक्सरसाइज की थी। काटा, ये भी मार्शल आर्ट का शब्द है ना? हाँ, मार्शल आर्ट में काटा पहले से तय किए गए मूवमेंट्स का एक सेट होता है। कलाकार उसे हजारों बार दोहराता है जब तक हर मूव उसके शरीर का हिस्सा ना बन जाए। परफेक्शन के लिए। हाँ, लक्ष्य परफेक्शन हासिल करना है। प्रोग्रामिंग में भी काटा का यही मतलब है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रैक्टिस है जिसका सोल्यूशन आपको पहले से पता है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल है। अगर आपको सोल्यूशन पहले से पता है तो फिर आप सीख क्या रहे हैं? ये तो बस रट्टा लगाने जैसा नहीं हो गया? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब ही काटा का असली मकसद है। आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं सीख रहे होते। तो फिर क्या? आप सोल्यूशन तक पहुंचने की प्रक्रिया को साध रहे होते हैं। आपका ध्यान इस पर होता है कि कीबोर्ड शॉर्टकट कितनी तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं, कोड को रीफैक्टर करने की मूव्स कितने स्मूथ हैं, बिना माउस छुए आप कितनी देर काम कर सकते हैं। अच्छा, तो लक्ष्य प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है? नहीं, लक्ष्य मसल मेमोरी बनाना है, ताकि जब असली नई प्रॉब्लम सामने आए तो आपका दिमाग उस पर फोकस कर सके, न कि इस पर कि कौन सी कमांड टाइप करनी है। समझ गया है। मतलब आप अपने औजारों को चलाना इतना सहज बना रहे हैं कि वो आपके शरीर का ही एक हिस्सा बन जाए। लेकिन क्या प्रैक्टिस का यही एक तरीका है? नहीं, और भी है। एक और तरीका है वासा। WASA। ये जुजित्सु से लिया गया है, जहां दो लोग जोड़ी में प्रैक्टिस करते हैं। एक हमला करता है, दूसरा बचाव। प्रोग्रामिंग में इसे पिंग पोंग पैर प्रोग्रामिंग की तरह अपनाया गया है। पिंग पोंग, ये तो सुनने में मजेदार लगता है। ये कैसे काम करता है? इसमें दो डेवलपर एक ही कंप्यूटर पे काम करते हैं। पार्टनर ए एक टेस्ट लिखता है, ऐसा टेस्ट जो अभी फेल हो रहा है। ठीक है। फिर वो कीबोर्ड पार्टनर बी को दे देता है। अब पार्टनर बी का काम है उतना कोड लिखना जिससे वो टेस्ट पास हो जाए। टेस्ट पास करने के बाद पार्टनर बी एक नया फेलिंग टेस्ट लिखता है और कीबोर्ड वापस पार्टनर ए को दे देता है। ये पिंग पोंग की गेंद की तरह चलता रहता है। वाह, ये तो बहुत कोलैबोरेटिव होगा। आप न सिर्फ कोड करना सीख रहे हैं, बल्कि किसी और के नजरिए से सोचना भी सीख रहे हैं। बिल्कुल। और एक तीसरा और भी मजेदार तरीका है रैंडोरी। इसका मतलब है फ्री फॉर्म मुकाबला। प्रोग्रामिंग में ये एक खेल की तरह होता है। एक ही प्रोजेक्ट स्क्रीन पर कोड होता है। ओके। एक व्यक्ति आता है, एक फेलिंग टेस्ट लिखता है और अपनी सीट पे चला जाता है। फिर कोई दूसरा आता है, उस टेस्ट को पास करता है, एक नया टेस्ट लिखता है और चला जाता है। ये लगातार चलता रहता है। ये तो सुनने में बड़ा मजेदार लगता है। थोड़ा प्रेशर वाला भी होगा कि कोई और आपका लिखा हुआ टेस्ट देखेगा। हाँ, होता है। लेकिन शायद यही प्रेशर तेजी से सोचने और साफ सुथरा कोड लिखने के लिए मजबूर करता होगा। हाँ, ये थोड़ा प्रतिस्पर्धी माहौल बना देता है, लेकिन एक अच्छे तरीके से। इन सभी तरीकों का मकसद एक ही है, कोडिंग के मैकेनिकल हिस्सों को ऑटोमेटिक बनाना, ताकि दिमाग असली क्रिएटिव काम पर ध्यान दे सके। तो काटा, वासा, रैंडोरी, ये सब प्रैक्टिस के तरीके हैं, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर लेकर आता है। एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर के लिए इन सब का क्या मतलब है? क्या उसे अपनी 9 से 5 की जॉब के अलावा भी ये सब करना चाहिए? ये हमें एक बहुत जरूरी विचार की ओर ले जाता है। अपने अनुभव को लगातार बढ़ाने की जरूरत है। इस किताब में एक बहुत जरूरी चेतावनी दी गई है। क्या? कि कई पेशेवर प्रोग्रामर एक ही भाषा, एक ही टेक्नोलॉजी और एक ही तरह की समस्याओं पर सालों साल काम करते रहते हैं। इससे उनकी सोच एक दायरे में बंद कर रह जाती है। एक कंफर्ट जोन बन जाता है। हाँ,
और वे एक ही तरीके से सोचने के इतने आदी हो जाते हैं कि जब इंडस्ट्री में कोई बड़ा बदलाव आता है तो वो उसके लिए तैयार नहीं होते। ये तो किसी भी फील्ड में हो सकता है, तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? एक बहुत अच्छा रास्ता सुझाया गया है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में योगदान देना। ओपन सोर्स? ये कुछ वैसा ही है जैसे वकील प्रो बोनो काम करते हैं, यानी समाज सेवा के लिए मुफ्त में कानूनी सलाह देते हैं। वैसे ही एक प्रोग्रामर अपने खाली समय में किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है जो उसकी रोज की नौकरी से बिल्कुल अलग हो। जैसा अगर कोई अपनी कंपनी में जावा पर काम करता है तो वो शायद किसी पाइथन या रूबी के प्रोजेक्ट में मदद कर सकता है। एग्जैक्टली। इससे उसे न सिर्फ एक नई भाषा या टेक्नोलॉजी सीखने को मिलती है, बल्कि वो दुनिया भर के दूसरे बेहतरीन डेवलपर्स के साथ काम करना सीखता है। दूसरों का कोड देखता है? हाँ, वो देखता है कि दूसरे लोग समस्याओं को कैसे सुलझाते हैं, कोड को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। इससे उनके हुनर का दायरा बहुत बढ़ जाता है। और यहीं पे शायद इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा आता है, जिसे किताब में अभ्यास की नैतिकता या प्रैक्टिस एथिक्स खाना गया है। सही। ये आइडिया कि अपने हुनर को तेज और आज के समय के हिसाब से बनाए रखना प्रोग्रामर की अपनी जिम्मेदारी है, ना कि उसकी कंपनी की। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। इसकी तुलना दूसरे प्रोफेशन से की गई है जो बात को बिल्कुल साफ कर देती है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उसे टांके लगाने की प्रैक्टिस करने के लिए पैसे नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये मानकर चलते हैं कि वो ये सब पहले ही प्रैक्टिस करके आया है। हाँ, सही बात है। या जब हम किसी कॉन्सर्ट का टिकट खरीदते हैं तो हम म्यूजिशियन को स्टेज पर सरगम का रियाज करते देखने नहीं जाते। नहीं, हम एक बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं जिसके लिए उस कलाकार ने अकेले में घंटों मेहनत की है। बिल्कुल। आपकी कंपनी आपको आपके हुनर का इस्तेमाल करने के लिए पैसे देती है, ना कि आपको हुनर सिखाने के लिए। हाँ, अच्छी कंपनियां ट्रेनिंग और मौके देती हैं, लेकिन अपने औजारों को धार देना, अपने शिल्प को निखारना, या आखिर में उस प्रोफेशनल की अपनी जिम्मेदारी। एक नैतिक जिम्मेदारी। हाँ, मतलब प्रैक्टिस वो काम है जो आप अपने समय में करते हैं ताकि जब आप काम पर हों तो आप अपना बेस्ट दे सकें। हाँ, प्रैक्टिस वो चीज है जो आप तब करते हैं जब आपको पैसे नहीं मिल रहे होते, ताकि आपको पैसे मिले और अच्छे पैसे मिलें। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक क्राफ्ट है, एक कला है जिसे लगातार साधना पड़ता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी, खासकर कंप्यूटिंग पावर में हुए धमाके ने प्रोग्रामिंग की पूरी शक्ल ही बदल दी। पूरी तरह से। जो काम पहले दिनों में होता था वो अब सेकंडों में होता है, और इस रफ्तार ने एक नई जरूरत पैदा की है अभ्यास की। ठीक वैसे ही जैसे एक मार्शल आर्टिस्ट या संगीतकार करता है, उसे प्रोग्रामर अपने दिमाग और उंगलियों में एक तालमेल बिठाते हैं ताकि वो तेजी और सटीकता से काम कर सकें। और आखिर में ये एक प्रोफेशनल की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने शिल्प को बेहतर बनाने के लिए अपने समय में अभ्यास करें, क्योंकि कोई भी अपने काम में माहिर पैदा नहीं होता, मेहनत से बनता है। यहाँ सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं जो भविष्य की तरफ इशारा करता है। बताइए। इस पूरी चर्चा का सार ये है कि अभ्यास के जरिए जरूरी कौशल हमारे अवचेतन मन, मतलब सबकॉन्शियस माइंड और मसल मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है। उंगलियां खुद ब खुद सही कीबोर्ड शॉर्टकट दबाती हैं, दिमाग मुश्किल पैटर्न को तुरंत पहचान लेता है। तो सोचने वाली बात यह है, अगर कोडिंग के इतने जरूरी हिस्से हमारे शरीर और अवचेतन में बस जाते हैं, तो भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और इंसानी प्रोग्रामर के बीच का रिश्ता कैसा होगा? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या AI बड़ी रणनीति तय करेगा और इंसान उसे लागू करने के लिए अपनी काटा जैसी प्रैक्टिस की हुई स्किल का प्रदर्शन करेगा, या फिर इसका उल्टा होगा जहां इंसान रणनीति बनाएगा और AI उसे फटाफट कोड में बदल देगा? वाह, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में एक अच्छा प्रोग्रामर होने का मतलब क्या होगा।